हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो नए कॉन्क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसकी प्रिपरेशन चल रही थी आप लोग की। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो यूथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 4 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनमें से कौन सा लाभ और हानि खाते की सामग्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या कंटेंट नहीं है, ये जरूर ध्यान में रखा करिए। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो पहला पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, उससे सकल लाभ या फिर जो सकल हानि या नुकसान लेकर के आगे आते हैं व्यापारिक खाते से, उसको शामिल नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। इनकम रिलेटेड टू परचेज, जो परचेजेस होता है उसको करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर सभी अप्रत्यक्ष व्यय या फिर और इनडायरेक्ट इनकम सभी अप्रत्यक्ष व्यय। तो यहाँ पर आपको कई बार इसके बारे में हम बता चुके हैं। इसके अलावा इसकी जो क्लासेस मैंने अपलोड करी थी वहाँ पर भी आपको उसका पूरा फॉर्मेट दिखाया था। तो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस जो आप लोग का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, हानि होती है, उसको दिखाया जाता है, जो कि हमारे ट्रेडिंग से निकल के आएगा। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको भी दिखाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को भी। जो परचेजेस होता है वो नहीं दिखाया जाता है इसमें। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। निम्न में से कौन सी भूल की त्रुटि है। सेल्स बुक वाज ओवर कॉस्ट बाय 600 एंड परचेज बुक वाज अंडर कॉस्ट बाय द सेम अमाउंट। विक्रय बही में 600 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं और जो क्रय पुस्तक थी इनकी उसमें उतनी राशि इन्होंने कम लिख दी है। ट्रीटिंग चार्जेस एज एडिशन टू एसेट, सुधारों को संपत्ति में बढ़ोतरी समझना। अ सेल ऑफ 6000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 6000 की बिक्री, जो 6000 रुपए की बिक्री थी वो दर्ज होने से यानी दिखाने से ही हम रह गया है, छूट गई है। अब परचेज ऑफ 7400 वॉज रॉन्गली पोस्टेड, जो 7400 रुपए थे गलती से जो है उन्होंने परचेज में दिखा दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से एरर ऑफ कमीशन यानी भूल की त्रुटि है। तो यहाँ पर कौन सी भूल की है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन में कहा है इन्होंने कि गलती से, खुद ही बता रहे हैं कि भूलवश त्रुटिवश उन्होंने दिखा दिए हैं। तो यही हो जाएगी आपका एरर ऑफ कमीशन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो ए में है 600 जो सेल्स बुक थी उसमें ज्यादा दिखा दिए और जो परचेज बुक थी उसमें कम दिखा दिए। तो कौन सी हो जाएगी, कंपनसेटरी एरर हो जाएगी, क्षतिपूरक त्रुटि हो जाएगी। एक में कम हो गया, एक में ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल जो आपका टोटल आएगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये किसकी हो जाएगी, कंपनसेटरी एरर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट परचेजेस ऑफ ₹1000 फ्रॉम रोहित रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। व्हाट इज द सर्टिफिकेशन जनरल एंट्री। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि 1000 रुपए की क्रेडिट खरीद जो थी, यानी कि क्रेडिट क्रय जो था रोहित द्वारा गलती से जो सेल्स बुक थी उसमें दिखा दिया है। अब आपको बताना है कि सही सुधार करने के बाद जनरल की पुष्टि क्या की जाएगी। तो जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए हैं, आपको ध्यान होगा इसमें कि एरर जो है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में रहा है। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होंगे ही होंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या इसकी एंट्री की जाएगी सुधार की। सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर टू सेल्स। परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा टू रोहित अकाउंट। तो यहाँ पर क्या प्रविष्टि की जाएगी। तो इसकी अगर हम बात करें कि एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट में 1000 जाएंगे, सेल्स में भी 1000 जाएंगे, तो रोहित के अकाउंट में 2000 चला जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1500 डिफरेंस विल बी। तलपट बनाने के बाद जो लेखाकार था उसने देखा कि डेबिट पक्ष का योग जो है वो 1500 से कम मिलता है। इस अंतर को लिखा जाएगा। तो आपको मैं समझा चुकी हूँ कई बार कि जो ट्रायल बैलेंस होता है दोनों साइड उसके इक्वल आते हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहे इनकेस कि कोई भी साइड में बैलेंस आ रहा है तो उससे जो शेष होता है या जो बैलेंस आता है उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, उसे डेबिटेड टू सस्टेंस अकाउंट। एक सस्टेंस अकाउंट खोला जाता है, उसमें डेबिट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी डेबिट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। क्योंकि यहाँ पर डेबिट पक्ष का योग 1500 से कम मिला था तो इसलिए यहाँ पर डेबिट किया गया है। और इसको कहाँ लेके जाते हैं, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।
अगर उसके बाद जब सुधार के समायोजन की एडजस्टमेंट एंट्रीज करी जाती हैं तो ये अगर इक्वल आ जाता है तो फिर वहाँ बैलेंस शीट से इसको हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन? बैंक समाधान का महत्व क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी और द बैंक, कंपनी या बैंक के लेखा रिकॉर्ड में त्रुटियों की पहचान। इट प्रोवाइड्स एडेड कंफर्ट दैट द बैंक ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कंपनी रिकॉर्ड। ये अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है कि कंपनी के रिकॉर्ड में बैंक लेन देन सही दर्ज किए गए हैं। मंथली प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन असिस्ट्स इन द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। बैंक समाधान विवरण की मासिक तैयारी व्यापार की नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी में सहायता करती है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ये आपको कह रहा है कि जो बैंक समाधान, इसको शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंट होता है उसमें। तो यहाँ पर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है तो ये तीनों ही जो आपके बताए गए हैं ये तीनों ही सही हो जाएंगे कि जो बैंक हम ये स्टेटमेंट को तैयार करते हैं कि जो कंपनी है या फिर जो बैंक के लेखा रिकॉर्ड है उसमें किसी तरह की अगर कोई गलती हुई है उसको पहचान सकें। साथ ही जो अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है कंपनी के रिकॉर्ड में बैंक लेन देन सही से दर्ज किए गए हैं या नहीं है। तीसरा आपका जो पॉइंट कह रहा है कि बैंक समाधान विवरण की मासिक तैयारी व्यापार की नकदी प्रवाह को नियमित निगरानी में सहायता करती है। अगर हम बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि सही कैश फ्लो क्या हो रहा है। तो ये तीनों ही पॉइंट सही रहेंगे। तो कई का आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो कई इसके बेनिफिट्स होते हैं या कई जो है हमको कई तरह से हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस होता है। किसी भी तरह की कोई त्रुटि की गई है, एरर है, उसको पकड़ने में आसानी हो जाती है। जो रिकॉर्ड्स हमने रखे हैं वो सही है या नहीं ये पता चल जाता है। बैंक में के थ्रू या फिर हमने जो कैश बुक बनाई है उसके थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन गलत अगर किया गया है तो दोनों मैच नहीं करते हैं, क्या रीजंस हैं वो हम पता कर सकते हैं आसानी से। जो चेक होते हैं, चेक में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि चेक डिपॉजिट किया गया है लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है या उसको कलेक्शन नहीं किया गया है, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन सबका पता चल जाता है जब हम ये स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक समाधान विवरण निम्न के द्वारा बनाया जाता है। बैंक बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी, बैंक अकाउंट होल्डर बनाएगा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, कई बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। कौन तैयार करता है जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर मुझे कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। या इस तरह से भी कह सकते हैं किसके लिए बेनिफिशियल होता है उसे बनाना, वो भी आंसर इसका सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल? पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत क्या है? तो एक दो क्वेश्चन आपके जो कॉन्सेप्ट या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उससे रिलेटेड भी जरूर आएंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है आप लोगों को। फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही ये चैप्टर कवर कर दिया गया था, तो उसको अच्छे से क्लासेस की वीडियोस को देख जरूर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस शुड only record its asset, liabilities and equity investment at their original purchase cost। ये धारणा क्या कह रही है कि एक व्यवसाय जो होगा अपनी मूल खरीद को, जो मूल खरीद है उसने क्रय किया है लागतों पर अपनी जो यानी कि जो उसके पास एसेट्स होंगी या जो उसके दायित्व हैं या फिर जो इक्विटी है उन सबको किस पर रिकॉर्ड करेगा, जो उसकी मूल लागत होती है जिसको उसने परचेज किया। दूसरा पॉइंट कह रहा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड इंक्लूड इन आर alongside the financial statement of the business of the information that may impact our readers understanding of those financial statements। एक ऐसी धारणा है जिसमें आपको किसी व्यवसाय की वित्तीय वक्तव्य में या इसके साथ साथ सभी जानकारी शामिल करनी चाहिए जो कि उन वित्तीय विवरणों की पाठकों की समझ को प्रभावित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको जो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं उसमें सारी ही इंफॉर्मेशन को आपको दिखाना है। जितने भी लोग हैं जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो बैंक भी स्टेटमेंट्स को आपके देखता है कि आपकी साख क्या है, आपका बिजनेस किस तरह का चल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो सब देखने के लिए, या जो क्रेडिटर्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। ये ऑडिट होता है तो वो भी इन्हीं स्टेटमेंट के थ्रू ही होता है। फिर आ जाता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वंस यू अडॉप्ट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड यू शुड कंटिन्यू टू यूज इट अंटिल डेमोन्स्ट्रेबली बेटर प्रिंसिपल और मेथड कम्स अलोंग। कहने का मतलब ये कि एक बार अगर आप इस धारणा का यूज करने लगते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट बनाने लगते हैं, तो आपको तब तक इसको जारी रखना है जब तक कि इससे बेहतर या इससे अच्छे सिद्धांत आपको ना मिल जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जितने भी आपके दे रखे हैं काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी। तो यहाँ पर जो मेन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है, नाम में एक चीज का ध्यान रखिए, फुल डिस्क्लोजर, पूरी तरह प्रकट कर देना। तो ये सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट ये मानता है कि आपके बिजनेस की जो भी स्थिति उसको आप पूरी तरह अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दीजिए। कुछ चीजें जो अगर आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं तो उसको नीचे नोट्स के तौर पर आपको दिखा देना चाहिए, जिससे कि सही स्थिति दर्शाए। तो ये वाला पॉइंट जो अभी आपने समझा इसके बारे में, ये बता रहा है हमको बी वाले में। बी ऑप्शन में बताता है कि पूरी तरह से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी चीजों को दर्शाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं सामान्यतः किस पर आधारित होते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता पर, सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिपरकता पर, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, दर्ज करने में सुविधा, नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? वो ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता पर ज्यादा बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जो भी लेखांकन सूचनाएं हैं, यानी जो भी अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्हीं व्यक्तियों को या जिन व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता है उन तक सही ढंग से, विश्वसनीय, पूरी तरह से, पूरी सत्यता के साथ, सही जांच की सुविधा के साथ पहुंच सकें। तो वो हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जिनके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिनको जरूरत होती है, जिनके अकॉर्डिंग वो सूचनाओं को तैयार किया जा रहा है, उन तक सही ढंग से पहुंच सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या होती हैं विशेषताएं या और किस पर बेस्ड होते हैं ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो वो हो जाती हैं, रिलेवेंस होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, यानी कि उनको आसानी से यूज किया जा सके, समझने योग्य, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो वो ये तीन मेनली होती हैं विशेषताएं। एक हो जाएगा रिलेवेंस, फिर ऑब्जेक्टिविटी और हो जाता है फैसिलिटी, ये तीन होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फॉल्ट्स सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, त्रुटियों और धोखाधड़ी की जांच और रोकथाम द्वितीय उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी, यानी कि जो ऑडिटिंग की जाती है, अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं उनकी जो ऑडिट की जाती है, तो उसका उद्देश्य जो होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो में डिवाइड होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कॉल्ड कंटीजेंसी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य को आकस्मिक उद्देश्य भी कहा जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्टेड द ओनर्स वेदर द बैलेंस शीट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी और नॉट, लेखा परीक्षकों का प्राथमिक उद्देश्य स्वामियों को यह रिपोर्ट करना है कि बैलेंस शीट से कंपनी की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण मिलता है या नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो उसमें से कौन सा गलत है, कौन सा ट्रूथ नहीं है, कौन सा जो फॉल्स है। तो यहाँ पर जो पहला दे रखा है कि त्रुटि और धोखाधड़ी की जांच करना सेकेंडरी है, करेक्ट हो जाएगा। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उसमें पता लगाना होता है कि जो कंपनी की आर्थिक स्थिति दिखा रहे हैं स्टेटमेंट वो सही है या नहीं है, और सेकेंडरी हो जाता है पता लगाना किसी तरह के एरर या फिर फ्रॉड को। बी वाला जो है कि दो में डिवाइड है, ये भी करेक्ट है। सी जो कह रहा है कि जो इसका उद्देश्य होता है प्राइमरी, उसको कंटीजेंसी ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो ये चीज आपकी गलत है। जो द्वितीय उद्देश्य होते हैं, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको कहा जाता है कंटीजेंसी ऑब्जेक्टिव, ना कि प्राइमरी को। यही हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और यहाँ पर प्राइमरी को उन्होंने बता ही दिया है कि ये देखना कि सही आर्थिक स्थिति दिखा रही है बैलेंस शीट की, नहीं दिखा रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दो तरह के होते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, सही ये देखना कि सही दिखा रही है, फेयर व्यू ऑफ पोजीशन है या नहीं कंपनी का, या उसकी गलत है। और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या करेंगे हम, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, फ्रॉड एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। अब क्लियर होगा आपको अच्छे से कि क्या होता है ऑडिटिंग के दोनों ऑब्जेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर विच मीन्स डैश। ऑडिट शब्द लैटिन शब्द अडायर से लिया गया है जिसका डैश है। स्मेल सूंघना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना, एक्ट कार्य करने के लिए। तो जो ऑडिट है एक चीज तो ये क्लियर हो गया है, किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड अडायर से लिया गया है। इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग होती है सुनना। क्योंकि पहले के टाइम में जब ऑडिट होता था क्या रहता, तो उसमें क्या रहता था, वो लोग सुनता था। और जो मेन ऑडिटर होता था उस टाइम पर क्या, स्पेशल ऑडिटर तो अलग से होते नहीं थे, जांचने के लिए, चेक करने के लिए कि खाते सही रखे गए हैं या नहीं, तो वो लोग पढ़ते जाते थे, उसको सुनते जाते थे। सुनने से उनको ये पता चलता था हाँ सही है या नहीं है। तो उसका मीनिंग वहीं से आया आपका कि सुनना, टूल्स है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड बी डेवलप्ड सेटिस्फाइंग ऑप्टिमली द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट विदाउट एनी कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। कौन सा लेखा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करते हुए समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा। ऑडिट प्लानिंग, जो योजना तैयार की जाएगी, ऑडिट का प्रोग्राम या फिर इंटरनल चेकिंग या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि कौन सी ऐसी चीज प्रिपेयर की जाती है जिसमें कम टाइम लगे और लागत भी कम आए और हम बहुत आसानी के साथ अपने ऑडिट को कंप्लीट कर सके, किसी तरह की कोई भी रुकावट ना आए। तो वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका ऑडिट प्रोग्राम। कि जिस तरह कोई भी कार्य करने से पहले आप पूरा एक उसकी प्लानिंग करते हैं, पूरी एक योजना, अपना प्रोग्राम तैयार करते हैं कि आप कैसे उस काम को करना है। तो वही चीज ऑडिट में भी की जाती है। जो ऑडिटर होता है और उसके जो भी साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब मिल करके अपना एक ऑडिट प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर फिर आपको पूछा है कि 4 स्टेटमेंट है, इसमें से गलत कौन सा है। ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज शोन बाय द बैलेंस शीट। लेखा परीक्षा जो है लाभानी खाते द्वारा दिखाए गए जो परिणाम और बैलेंस शीट द्वारा दिखाए गए मामलों की स्थिति का सत्यापन है। यानी ये देखता है कि जो आपके लाभानी खाते ने लाभ दिखाया है या हानि दिखाई है, या फिर जो बैलेंस शीट दिखा रही है कि कितनी आपके पास एसेट है, क्या कितनी लायबिलिटीज हैं, उसका एक तरह से सत्यापन करती है, वेरीफाई करती है। दूसरा कह रहा है ऑडिट इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु आर ड्यूटली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ऑडिट किसके द्वारा करेंगे, एक स्वतंत्र व्यक्ति है, व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जाता है जो नौकरी के लिए विधिवत योग्य है, यानी कि ऑडिट करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए वो क्वालिफाइड है। फिर है ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस। लेखा परीक्षा क्या है, एक व्यवसाय के खातों की पुस्तकों की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक परीक्षा है। द ऑडिटर डजंट हैव टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट दैट दे exhibit a true and fair view of the state of affairs of the concern। लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरण की प्रामाणिकता से खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। पहला जो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है वो सही स्थिति दिखा रही है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव रहता है, करेक्ट है, ये वेरीफाई करना ही मेन ऑडिटिंग का काम ही होता है। बी पॉइंट जो कह रहा है कि स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, करेक्ट है। ऑडिटिंग जो होती है, ऑडिट का काम जो होता है स्वतंत्र व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, जिससे कि किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो सके, जो मैनेजर्स हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस ना हो और वो व्यक्ति पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके, करेक्ट है। और वो क्वालिफाई भी होना चाहिए, ऑडिट करने योग्य हो, योग्यता रखता हो। मेनली जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, जो सीए होते हैं, वही ऑडिटिंग का काम भी करते हैं। फिर आ जाता है कि एक व्यवसाय के खातों की पुस्तकों व्यवस्थित और वैज्ञानिक परीक्षा करेक्ट है, सिस्टमैटिक ढंग से किया जाता है, ये आपका भी सी पॉइंट भी करेक्ट है। डी पॉइंट जो कह रहा है कि जो ऑडिटर होता है वो जो वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे गए हैं उसकी प्रामाणिकता, उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचने की या उससे संतुष्ट करने की आवश्यकता उसको नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। जब ऑडिटिंग का काम करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है ऑडिटर जो होता है, और उस रिपोर्ट में वो क्लियरली बताता है कि वो जितने भी रखे हैं या जितने भी उसने स्टेटमेंट या बुक्स को चेक किया है उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। इस चीज को मतलब यहाँ पर ये है कि एक उसकी ऑडिटिंग जो उसने करी है पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं हो जाएगी। उसने कह दिया कि हाँ, वो अपने एक वर्डिक्ट नहीं दे देता कि नहीं मैं इस तरह की पूरी वो करता हूँ, ये सही है, ऐसा नहीं करता। बस वो ये बताता है कि उसने जो भी चेकिंग करी है वो उसका रिजल्ट क्या निकला। अपना एक कोई फैसला नहीं सुना देता, अपना एक कोई जजमेंट नहीं देता, सिर्फ वो उसने जो भी चेकिंग करी उससे जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकल के आया है, क्या निकला है, वो साफ साफ मेंशन कर देता है। अगर कुछ गलत दिखता है तो उसको भी मेंशन कर देगा, सही दिखते हैं तो सही को भी मेंशन कर देता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी को सही से जांचना ही काम होता है मेनली उसका। यही गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21 डैश प्रोवाइड डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल असेस्ड in respect of interest on loan taken for higher education। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उच्च शिक्षा हेतु ले गए ऋण पर व्यय के संदर्भ में व्यक्तिगत करदाता को डैश के तहत कटौती प्राप्त होती है, 80E, 80DDB, 80DD या फिर 80EE। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने लोन लिया था, जिस पर उनको जो व्यय किया है उसमें
जो कटौती मिलेगी वो किस धारा में, किस सेक्शन में दी जाती है, ये आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ किस सेक्शन में दी जाती है, सेक्शन 80E में दी जाती है और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हायर एजुकेशन की बात यहाँ पर हो रही है, अगर सिर्फ प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन की बात करेगा तो वहां पर नहीं आपको लिखना है, उच्च शिक्षा लिखा हो, हायर एजुकेशन लिखा हो, तभी ये आपकी 80E सेक्शन काम करती है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन है रिडक्शन अंडर सेक्शन 80E in respect of repayment of loan for higher education shall be allowed for the initial assessment year and dash assessment years immediately the initial assessment year or until interest is paid by the assessee in full whichever is earlier। उच्च शिक्षा के लिए ऋण की जो कटौती दी जा रही है के संबंध में धारा 80E के तहत कटौती प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के लिए और प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद या जब तक ब्याज के भुगतान निर्धारित द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है तब तक डैश आकलन वर्ष के लिए अनुमति दी जाएगी जो भी पहले हो। तो यहाँ पर अभी तक आपने पढ़ा कि हायर एजुकेशन किस में आता है, 80E में आता है, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका दिया जाता है, उसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। अब ये पूछ रहा है आगे कि जो कटौती दी जा रही है वो कितने वर्ष तक के लिए रहती है, ये आपसे पूछा है। या साथ में उन्होंने स्पेशली मेंशन ये भी किया है जो प्रारंभिक निर्धारण वर्ष है और उसके बाद के जो वर्ष होंगे उनको मिला करके टोटल कितने वर्ष तक जो होता है वो अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर कितने वर्ष तक की टोटल अनुमति रहती है, तो वो हो जाएगी 7 वर्ष तक की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस इज यूजुअली नॉट कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल। निम्न में से कौन सामग्री के संबंध में ज्ञात नहीं किया जाता। यूजर वेरिएंस उपभोग विचलन, आइडल टाइम वेरिएंस निष्क्रिय समय विचलन, कॉस्ट वेरिएंस लागत विचलन, मिक्स वेरिएंस मिश्रित विचलन। यहाँ पर जो मटेरियल में कौन सा वेरिएंस ऐसा है जिसको नहीं निकाला जाता ये पूछ रहा है। तो कौन सा वेरिएंस है, आइडल टाइम वेरिएंस, ये नहीं निकाला जाता है। ये निकाला किस में जाएगा आपका, ये सामग्री मटेरियल से रिलेटेड नहीं लेबर से रिलेटेड होता है उसमें निकाला जाता है, यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि खाली समय या फिर निष्क्रिय समय जो होता है उसका मेन लेबर में मजदूरी जब निकाली जाती है वही काम पर होता है उसका, उसमें मटेरियल में कोई इसका काम नहीं होगा, बाकी ये तीनों ही निकाले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट इंक्लूड ऑन डायरेक्ट मटेरियल इज। प्रत्यक्ष सामग्री पर व्यय की गई लागत है। वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनीय लागत, फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत, इम्प्यूटेड कॉस्ट अध्यारोपित विधि, विधि नहीं यहाँ पर लागत होगा। नेक्स्ट हो जाएगा फिक्स ओवरहेड, स्थिर जो होते हैं उपरिव्यय वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष सामग्री पर होता है जो भी आप डायरेक्ट मटेरियल उस पर जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनीय लागत। यानी कि जितना आउटपुट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनकी पर यूनिट क्या होती है वो फिक्स्ड रहती है। ध्यान में रखिएगा पर यूनिट फिक्स रहती है, टोटल जो होगा वो चेंज होता रहता है आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी कॉस्ट की बात आती है तो वहाँ पर जनरली दो में ही डिवाइड किया जाता है, एक होती है आपकी जो वेरिएबल होती है, दूसरी फिक्स हो जाती है। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब जितने भी प्राइम कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं वो सब वेरिएबल ही होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मास्टर बजट कंप्राइजेस। मास्टर बजट में होता है अ बजटेड बैलेंस शीट, बजटेड तुलन पत्र, अ बजटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता, अ बजटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटेड तुलन पत्र व लाभ हानि खाता और नकदी प्राप्ति विवरण, अ बजटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंटल ऑपरेटिंग बजट। संबंधित विभागीय प्रचालनीय बजटों के आधार पर बजटेड तुलन पत्र, लाभ हानि खाता, नकदी प्राप्ति विवरण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मास्टर बजट जो होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है, क्या शामिल होता है। तो मास्टर बजट में क्या होगा, मास्टर बजट नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा बजट जो सभी कुछ अपने में शामिल कर रहा होता है वो मास्टर बजट कहलाता है। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंटल अलग अलग बजट होते हैं। तो यहाँ पर जो मास्टर बजट होता है उसमें आपकी सारी ही चीजें शामिल हो जाती हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड भी, प्रॉफिट एंड लॉस से भी और जो कैश फ्लो है उससे भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स क्या होते हैं, तो इसकी शायद क्लास ली है मैंने, आप लोग की जो क्लासेस की वीडियो अगर नहीं ली होगी तो उससे एक अलग से क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड करा देंगे, इससे कि जितने भी बजट होते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व किए हैं, इसके सेकंड पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।